चलो देखो, हम अगर अब बात करते हैं तो हम देखो इसमें क्या है कि हम देख लिए थे अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण, बाकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीज़ देख लिए थे। उसी तरह क्षार यानी भस्म, भस्म का देख लिए थे। ठीक है, भस्म क्या है, क्षार क्या है, क्षार के गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, क्षार के प्रकार क्या है, यानी ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर जो नहीं देखा है, ठीक है, तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो दोनों जाके देखें तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये बात, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लो, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अम्ल, भस्म और क्षार का, लवण का। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्षार, क्षार का मुख्य उपयोग। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्षार का उपयोग, क्षार का उपयोग, तो क्षार का उपयोग निम्नलिखित है। तो कहने का अर्थ देखो, क्षार का उपयोग की पहला अगर हम पहले क्षार की बात करते हैं तो देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखो, जैसे पिछले क्लास में हम बता दिए अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार है ना, अम्ल के गुण है ना, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल का उपयोग। उसी तरह क्षार क्या है, क्षार के प्रकार, क्षार के गुण है ना, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। अब हम क्षार का क्या देख रहे हैं, मुख्य उपयोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य उपयोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब मुख्य उपयोग की बात करते हैं तो क्षारकों का मुख्य उपयोग क्या क्या है। पहला हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र बनाने में करते हैं, या तो प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो इसमें कुछ खास नहीं है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र बनाने में करते हैं या प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। ठीक है, उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्लीनिंग एजेंट है ना, और जिसको हम निर्मलीकारक भी कहते हैं, और अमोनिया लवण बनाने में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, या तो फिर अमोनियम लवण बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो साबुन तथा धोवन पाउडर बनाने में, यानी साबुन का निर्माण करने में या धोवन पाउडर बनाने में। धोवन यानी जिसको बोलता है हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, सर्फ बनाने में। ठीक है, रेयन के निर्माण में। ठीक है, रेयन के निर्माण में, कागज व लुगदी के निर्माण में, यानी ये सब उद्योग में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो है ना, चौथा अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हो जाएगा चमड़ा उद्योग में, चमड़ा को साफ करने में करते हैं। खारे जल को मृदु बनाने में, खारा जल जैसे समुद्र के पानी को जो पीने लायक पानी बनाने में जो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, आदि में किया जाता है। तो हम लोग क्षार का उपयोग अगर हम देखें तो क्या क्या देखें, क्षार का पहला उपयोग अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वस्त्र और प्रति अम्ल। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, धीरे धीरे। तो देखो क्षारकों का उपयोग अगर देखें, क्षारकों का उपयोग अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लीनिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में करते हैं। ठीक है, उसी तरह तीसरा अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धोवन पाउडर बनाने में करते हैं, रेयन के निर्माण में करते हैं, कागज व लुगदी के निर्माण में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चमड़ा उद्योग में करते हैं, खारे जल को मृदु बनाने में करते हैं। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ ये क्षारकों का उपयोग, मुख्य उपयोग समझ में आ गया कि क्षारक का मुख्य उपयोग क्या क्या है। तो क्षारकों का मुख्य उपयोग में अगर दिक्कत है बताओ, तो क्षारकों का मुख्य उपयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नोट पॉइंट क्या है कि टूथपेस्ट किसको कहते हैं, जो पेस्ट जो मुंह धोने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। हम लोग देखो, अच्छा एक चीज़ बताओ, सिंपल से एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों होगा, आखिर रीजन क्या है, दांत खराब हो जाएगा, दांत सड़ जाएगा, इसका रीजन क्या है।
तो देखो क्या होता है, जब हम देखो सिंपल सी, अगर जब हम रात में सोते हैं तो हमारे मुख, क्योंकि देखो पेट में क्या होता है, एसिडिक बनता है, पेट में क्या है, एसिडिक बनता है। एसिडिक कहने का मतलब क्या है, वहाँ से HCl निकलता है, HCl निकलता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, मुँह में रात भर जब सोते हैं तो लार बनता है, ये बनता है, तो हमारे मुंह को क्या कर देता है, एसिडिक बंद कर देता है। जब एसिडिक यानी कहने का अर्थ अम्लीय कर देता है, इसलिए मुंह जब सुबह उठेगा ना तब पचपचा लगेगा कि हर समय जो है थूक बाहर निकलेगा। तो कहने का अर्थ टूथपेस्ट हल्का सा क्या होता है, क्षारकीय होता है। जब टूथपेस्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, तो कहने का अर्थ अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। इसलिए जैसे ही ब्रश करने के बाद मूड क्या होता है, फ्रेश लगता है, ऐसे लगता है भकुए, मतलब कहने का मतलब है बड़ा अजीबोगरीब फीलिंग आता है। तो कहने का अर्थ ये सब चीज़ है। तो टूथपेस्ट हल्का सा क्या होता है, क्षारकीय होता है, इस कारण यह दांतों के चारों ओर अम्ल अधिकता को उदासीन कर देता है। और ये क्या करता है, दांतों के चारों ओर जो अम्ल जमा हो गया उसको क्या करता है, अम्ल जब क्षार में मिलेगा तो क्या करता है, उदासीन कर देगा। इसलिए हम लोग क्या होता है, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, रीजन यही है ब्रश करने का, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं था कि ब्रश करना है, ठीक है। अब देखो, मधुमक्खी या चींटी के काटने पर मेथनोइक अम्ल यानी फार्मिक एसिड स्रावित होता है। मेथनोइक बोलो या फार्मिक एसिड हो गया, ठीक है। ये यानी मधुमक्खी काटे या चींटी काटेगा, इसमें मेथनोइक यानी फार्मिक अम्ल स्रावित होता है। इसी कारण इनके काटने पर हमें दर्द व जलन अनुभव होता है। अब देखो फार्मिक एसिड, अब अगर मान लिया जाए हमारे शरीर के अंदर फार्मिक एसिड जाएगा तो दर्द के साथ जलन महसूस होगा, और यह जलन व दर्द को शांत करने के उस डंक पर लगे स्थान पर दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा। अब देखो मधुमक्खी या चींटी का डंका आता है ना, तो बेकिंग सोडा यानी जो बेकिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल करो, खाने वाला सोडा लगा दो, तो वहाँ दर्द और जलन क्या होगा, बहुत ही आराम फीलिंग होगा, है ना, उस क्षेत्र पर आराम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ, मान लो कि अंगली में काट लिया, ठीक है, यहाँ पर काट लिया, तो कहने का अर्थ इसमें क्या है, बेकिंग सोडा यहाँ पर रख दो, तो कहने का वो एसिड है, जो काटा वो एसिड है, क्योंकि एसिड गया, फॉर्मिक एसिड गया। अब यहाँ पर हम क्षार की वस्तु रख दिए, तो कहने का अर्थ इससे क्या होगा, अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ दोनों का अति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये उदासीन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जलन और दर्द क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो बताओ। ब्रश यानी कहने का अर्थ सुबह सुबह ब्रश क्यों करते हैं, ये भी बात समझ में आ गया, ठीक है। मधुमक्खी या चींटी काटे तो क्या करना चाहिए, ये बात भी समझ में आ गया, ठीक है ना। और बाकी जो है हम क्षारकों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्षारकों का मुख्य उपयोग क्या क्या होता है, ये बात भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, तो अम्ल तथा क्षारक के बीच निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। समझना बात, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा 30 मार खान नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, हाँ समझ में आएगा। देखो समझना है, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट कब बोल रहे हैं, कैसे क्या बोल रहे हैं, ये सब पॉइंट अगर ध्यान में रखते चलेगा तो ध्यान में रहेगा। और क्या, यही सब चीज़ क्या होता है, जो समझ रहा यही चीज़ एग्जाम में भी याद आएगा कि हाँ सर क्या बताए थे, कैसे कैसे क्या होता नहीं होता। तो कहने का अर्थ अगर मान लिया जाए पूछ देगा कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कैसी होती है, तो वहाँ पर याद आएगा कि हम कैसे बताए थे, पहला पॉइंट ये बताए थे कि ऐसे 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 होता है, दूसरा पॉइंट ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यही चीज़ याद रहता है, बाकी नहीं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया क्या है। तो अम्ल और क्षारक, तो अम्ल और क्षारकों के बीच निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है। देखो अम्ल है, क्षारक या धातु ऑक्साइड को भी हम क्षारकीय अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ अम्ल जो है क्षारकों या अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो उसमें जो उसके प्रभाव जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और नष्ट हो जाने के बाद लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब देखो जब अम्ल प्रायः क्षारक से अभिक्रिया करेगा ना, तो वो दोनों का अभिक्रिया क्या हो जाएगा, उदासीन तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या चीज़ का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। जैसे वही प्रक्रिया क्या कहलाता, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता। समझ में आ गया। जब भी अम्ल जो है क्षार या धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो उनके प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी चींटी के डंक में बताए थे कि अम्ल फॉर्मिक एसिड, और उसमें क्या हम लगा दिए, बेकिंग सोडा लगा दिए, तो फॉर्मिक अम्ल है और
और बेकिंग सोडा क्या क्षार है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका डंक का जो प्रभाव हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अम्ल जब क्षार या धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो उनके प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट कर देता है। क्या होता है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। और लवण और जल बनने की क्रिया ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार। अब ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, NaCl। NaCl क्या है, तो लवण है, NaCl क्या है, लवण है। और H2O क्या है, जल है। बताओ ये क्या कहलाया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाया। अब देखो लवण और जल का निर्माण हो गया, लवण और जल का निर्माण। तो बताओ इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो बताओ, पहला पॉइंट। क्योंकि देखो हर एक चीज़ को समझना, हर एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि देखो ये लेंदी चैप्टर होता है, अम्ल भस्म क्षार लवण, ये सब क्या है समझना पड़ेगा, नहीं समझेगा तो कोई बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट अगर चलते हैं तो अगला पॉइंट है ये दो बार लिखा गया, बारे वाह। मान नंबर 2 देखो, परवल अम्ल को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। देखो परवल अम्ल जो बहुत ही ज़्यादा परवल, जैसे HCl हो गया, ठीक है, बताए ना परवल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो है उसमें जाके देख लो, परवल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, क्षार परवल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, पहला 2 पार्ट जो हुआ है अम्ल क्षार और लवण का, तो उसमें से हर एक चीज़ एक एक पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है, अगर जो नहीं देखा वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, तो परवल अम्लों को तनु करने के लिए, तनु करने का मतलब क्या है, उसको पूरी तरह से खत्म करने, तनु यानी प्रभाव, उसका प्रभाव कम करने के लिए सदैव जो है धीरे 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 जल में डालना चाहिए। देखो अगर मान लिया जाए हम परवल अम्ल है, ठीक है, परवल अम्ल को अगर हम मान लिया जाए जल में डालना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि परवल अम्ल को जब भी अगर हम परवल अम्ल को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। ध्यान रखना, जब भी कभी एक बात अम्ल और जल को आपस में मिला रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि जल में अम्ल को मिलाएंगे, ना कि अम्ल में जल को, है ना। ध्यान रखना, अगर कोई देखो मान लो कि एक ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, बनेगा तो नहीं सीधा, ठीक है, ये बाल्टी है, इसमें जल है, मान लो ये डिब्बा है ना, इसमें अम्ल है। कभी भी बाल्टी इसमें न उझल देना है, यानी बाल्टी मतलब जल इसमें नहीं डालना है, जल इसमें नहीं डालना है, अम्ल इसमें डालना है। ठीक है, ये प्रोसेस होगा तभी जो है सटीक होगा, अन्यथा हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहा है क्या कि परवल अम्ल को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। यानी तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे, यानी अम्ल को धीरे धीरे जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। अब यहाँ पर ऊष्माक्षेपी क्या है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी क्या है, जिसमें ऊष्मा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है। तो अब बताओ अगर यही प्रक्रिया हम मान लो कि ये इसमें अम्ल है, ठीक है, और यहाँ से जल, ये अम्ल है और यहाँ जल इसमें डालेंगे ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। अब हीट निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगा। जब हीट निकलेगा तो पता यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा वो जल जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ इससे क्या होगा, क्षति होगा। तो कहने का छलक कर बाहर भी आ सकता है, गिर सकता है, हाथ नहीं जल सकता, पैर जल सकता है। तो जिस कारण अम्ल को जल में मिलाने पर अम्ल छलक कर बाहर गिर सकता है और हमें हानि पहुँचा सकता है। तो समझ में आ गया कि परवल अम्ल को तनु करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि अम्ल को धीरे धीरे जो है जल में डालना चाहिए, ना कि जो है जल में अम्ल को डालना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्षति होगा, यानी हमको क्षति पहुंच सकता है।
छलक कर बाहर भी गिर सकता है, जिससे हमको जो है हाथ जलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बताओ। देखो नेक्स्ट पॉइंट है अम्लों या क्षारकों का जलीय विलयन। अम्ल है या क्षारक है, उसका जलीय विलयन क्या है। तो देखो किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात, किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। प्राप्त जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। क्या होता है, मुक्त आयन उपस्थित होता है। अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन, अब देखो यहाँ पर बात समझना, अम्लों या क्षारकों का जलीय विलयन क्या है। तो किसी अम्ल या क्षारक के जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। अब विद्युत का चालन होगा क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होता है। अम्ल या क्षारक का जो जलीय विलयन है उसमें मुक्त आयन उपस्थित होता है, जिससे अम्ल तथा क्षारक अपने जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत प्रवाह होता है। अब इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी अम्ल या क्षारक के जल में विलय के पश्चात, कोई भी अम्ल हो या क्षार हो, अगर जल में विलय कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं, तो पश्चात जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। उसके जलीय विलयन जो होगा, उसका जो जलीय जल में मिला दिए तो उसका जो जलीय विलयन होगा उसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकता है। क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नहीं होता। अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या अम्ल या क्षार मिला दिए तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, जल नहीं रहा, वो अशुद्ध जल हो गया, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन, क्योंकि अम्ल और क्षारक का जो जलीय विलयन होता है उसमें मुक्त आयन, क्योंकि देखो बिजली ट्रांसफर के लिए मुक्त आयन का होना जरूरी है। आयन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इसमें मुक्त आयन पाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से गमन कर सकता है। इसीलिए इसमें विद्युत का प्रभाव क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट में क्या है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जितना भी क्षारक है सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता, जितना भी क्षारक जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता, केवल जल में विलय क्षारकों के क्षार कहते हैं। अब देखो जितना भी क्षारक है, ठीक है, जितना भी क्षारक है जल में विलय नहीं होता, लेकिन जो भी क्षारक जल में विलय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब समझ में आ गया क्षार क्या होता है। तो कहने का अर्थ है जितना भी क्षारक है वो जल में विलय नहीं है, लेकिन जो भी क्षारक अगर जल में विलय है वो किसके अंतर्गत आएगा, क्षार के अंतर्गत आएगा। अगर यहां तक दिक्कत है तो बताओ अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन, है ना। यहां तक अगर दिक्कत है तो बताओ, है ना। किसी को दिक्कत है यहां तक, है दिक्कत। अगर इसमें कोई दिक्कत है देखो, है ना। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये वाला चीज। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, सूचक यानी इंडिकेटर। देखो सूचक क्या है, जैसे कि अम्ल की पहचान हम कैसे करेंगे, क्षार की पहचान कैसे करेंगे, लवण की पहचान कैसे करेंगे कि ये अम्ल है ये क्षार है ना। तो देखो सूचक क्या है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन के उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। कहने का अर्थ है देखो अम्ल है ना, अम्ल है, क्या सूचक है कि अम्ल है, क्या इंडिकेटर है, किस इंडिकेटर की मदद से हम जान सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है ना।
तो हमें ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए, उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु का निर्धारण करने के लिए, देखो सिंपल सी अगर बात करें कि सूचक, समझना सूचक क्या है, तो वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ, मान लो कि कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ जिनका उपयोग हम अनुमापन के हिसाब से कर रहे हैं उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए, उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब देखो यहाँ सूचक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इंडिकेटर है, यानी कहने का अर्थ लाल हरा पीला, लाल दिखा दिया, लाल नीला में बदल गया, है ना, लाल नीला में बदल गया, नीला लाल में बदल गया, नीला लाल में बदल गया तो अम्ल है, लाल नीला में बदल गया तो ये क्या इंडिकेटर में है। तो कहने का अर्थ लाल था नीला हो गया, नीला था लाल हो गया, तो ये सूचक है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रमुख सूचक कौन कौन है। एक प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में क्या, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति यानी कहने का अर्थ मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक। अब जैसे अगर लाल पत्ता मनुष्य बनाया है नहीं ना, गोभी, लाल पत्ता गोभी, है ना, हल्दी, ये सब क्या प्राकृतिक है, हम लोग नहीं बनाए, ये सब प्राकृतिक, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। यानी इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं, यानी कहने का अर्थ है जो प्राकृतिक सूचक है, इस प्रकार के जो सूचक है प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे लाल पत्ता गोभी, तो ये भी तो पौधा है, हल्दी ये भी क्या है, पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो देखो प्राकृतिक सूचक, अब यहाँ पर समझना अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है, क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है। अब देखो लिटमस लाल अम्ल में होता है और नीला क्षारीय माध्यम में होता है। लाल पत्ता गोभी में क्या होता है, तो लाल होता है अम्लीय में और हरा होता है क्षारीय में। हल्दी में कैसा होता है, अम्ल में पीला, क्षारीय में लाल भूरा होता है। हाइड्रोजनिया पौधे के फूल में अम्ल में नीला होता है, क्षार में गुलाबी होता है। तो ये प्राकृतिक सूचक का यंत्र है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो क्या है लिटमस क्या होता है, लिटमस जो है अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, नीला होता है। लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी अम्ल माध्यम में कैसा होता है, लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, हरा होता है। उसी तरह हल्दी की बात करें तो अम्लीय माध्यम में पीला होता है, क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, लाल भूरा होता है। हाइड्रोजनिया पौधे के फूल अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, नीला होता है, क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, गुलाबी होता है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, है ना, तो अगला पॉइंट है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कहने का मतलब जो प्रयोगशाला में बनाया गया है, तो प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाता है। तो जो प्रयोगशाला जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उसको कहते हैं संश्लेषित, ठीक है। जैसे फिनोप्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। तो देखो इसमें अगर हम बात करें अम्ल, क्षार और उदासीन, तो अम्लीय फिनोप्थलीन हो या मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, रंगहीन, यानी कोई कलर ही नहीं होता है। जबकि अगर जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाएगा तो गुलाबी कलर हो जाएगा और उदासीन माध्यम में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये संश्लेषित सूचक यानी कहने का अर्थ है, देखो प्राकृतिक हम क्या बताएं, प्रकृति जो कहने का अर्थ है प्रकृति द्वारा निर्मित है, यानी मनुष्य का इंटरफेरेंस उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक। तो उसमें हम बता ही दिए लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये सब हो गया, ठीक है। अब अगर हम संश्लेषित कहने का मतलब ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, यानी करने का अर्थ प्रयोगशाला में बनाया गया चीज़ है। तो प्रयोगशाला में जो बनाया गया चीज़ होगा वो क्या होगा, तो फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, गंध युक्त सूचक। गंध युक्त सूचक कहने का अर्थ जो गंध, जिसमें गंध पाया जाता है। तो देखो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल या व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक। देखो बहुत सारा पदार्थ है जिससे गंध निकलता है, गंध से भी पहचाना जाता है कि ये अम्ल है, क्षार है। तो कहने का अर्थ विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। यानी गंध के द्वारा
यानी अस्मेल के द्वारा अगर हम पहचान कर रहे हैं या सूचक को डिनोट कर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं गंध युक्त सूचक कहते हैं। इनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित होता है। इसका गंध जो है अम्ल माध्यम में या तो क्षारीय माध्यम में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, इसका अपना अलग अलग क्या होता है, गंध होता है। ठीक है, तो ये गंध युक्त सूचक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो बताओ, गंध युक्त सूचक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं और कहते हैं देखो देखो गंध युक्त सूचक क्या है, समझो बात को, है ना। चलो इधर देखो, है ना। गंध युक्त सूचक क्या है, तो देखो विशिष्ट गंध द्वारा, यानी कहने का अर्थ विशेष प्रकार के गंध, तो विशेष प्रकार के गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने, यानी अम्ल को या क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक, जो प्रयुक्त हो रहा है वो सूचक गंध युक्त सूचक कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ अम्ल या क्षार को पहचानने के लिए जिस प्रकार से गंध युक्त सूचक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी गंध के हिसाब से हम उसको हम क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि अम्ल है कि क्षार है, इसीलिए हम उसको कहते हैं गंध युक्त सूचक कहते हैं। इनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित होता है। इनकी गंध कैसा होता है, अम्ल माध्यम में या क्षारकीय माध्यम में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे हम बता ही दिए, वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, ये सब क्या है, गंध युक्त सूचक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सार्वत्रिक सूचक, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक क्या है, तो देखो विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर, भिन्न भिन्न प्रकार के सूचक जो है, एक भिन्न भिन्न प्रकार के जो सूचक है परस्पर आपस में निर्मित करके जो हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। यानी भिन्न भिन्न, यानी कहने का अर्थ लाल को नीला में बदल दिया, गुलाबी को पीला में बदल दिया, तो यानी विभिन्न विभिन्न कलर का रंग प्रदर्शित कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, है ना। सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ सार्वत्रिक सूचक में कोई संबंध, कोई कुछ समझ में नहीं आया हो? अगर समझ में आ गया बताओ, नहीं समझ में आया फिर भी बताओ। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या क्या देख लिए। तो हम लोग पहला पॉइंट देखे क्षारकों का मुख्य उपयोग। क्षारकों का मुख्य उपयोग देख लिए, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब देख लिए। ठीक है, दूसरा देखे हैं कि टूथपेस्ट है क्यों हम यूज करते हैं, सुबह यानी मॉर्निंग में उठने के बाद टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, यानी ब्रश क्यों करते हैं, मधुमक्खी और चींटी काटने पर दर्द या जलन महसूस क्यों होता है, उसके दर्द और जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखे हैं कि अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, है ना, अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार कैसे कैसे अभिक्रिया करता है, उसमें अम्ल क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ये हम बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बता दिए हैं। अगर अगला पॉइंट हम देखें, अगला कि परवल अम्ल को तनु करने के लिए, यानी अम्ल को जल में कैसे डालना चाहिए, जल को अम्ल में डालना चाहिए या अम्ल को जल में डालना चाहिए, ये चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम क्या देखे हैं, तो अगला पॉइंट देखें अम्लों और क्षारक का जलीय विलयन, अम्ल हो या क्षारक हो उसका जलीय विलयन कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, नहीं होता है, ये सब चीज़ हम देख लिए। और क्या देखे हैं, तो अगला देखे हैं कि सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कुछ प्रमुख इंडिकेटर के बारे में देखें, जैसे प्राकृतिक इंडिकेटर हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया, प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है, लाल गोभी हो गया, हल्दी हो गया, है ना, ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखे थे संश्लेषित सूचक, यानी जिसको हम मानव निर्मित भी कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, फिनोप्थिलीन आता है, मेथिल ऑरेंज आता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लिए थे गंध युक्त सूचक। गंध युक्त सूचक यानी गंध यानी स्मेल के द्वारा हम लोग अम्ल या क्षार के बारे में पता करते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यानी कलर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और यहीं तक रखते हैं। आज छोटा मतलब आज थोड़ा छोटा क्लास होगा। ठीक है, मतलब छोटा क्या, मतलब 10-15 मिनट का कम होगा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। ठीक है, और बाकी
बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।